आई थी तो ऐसे ही बहुत जल्दबाजी में अदालत के बाहर आपसे बात हुई थी। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग उसको भी बात करना चाहते थे, बात नहीं हुई। आज मैंने कहा आपसे यहाँ मिलके बात की जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया सरकार को बने हुए, और उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहां बाइकआउट होता था वहां भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत थी। लोग बहुत तंग आ गए थे, बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। और जो उन दिनों में ये बुलडोजर चलता था, जहां किसी गरीब ने कोई 5 मरले 10 मरले पे अपनी वो छत बनाई होती थी, उसको तोड़ दिया जाता था, मुलाजमों को डिसमिस किया जाता था। तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी। और यही वजह है कि एनसी कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली, मेंबर पार्लियामेंट भी इनको मिले, और अब राज्यसभा में भी और जो है 3 मेंबर मिले इनको। तो लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पर काम कर सके किसी झिझक के बगैर। मगर आप देखते हैं 1 साल हो गया है और ऐसे में इलेक्शन आ गया, नगरोटा का इलेक्शन आ गया, बड़गाम का इलेक्शन आ गया, और एक कैंपेन चली। बड़ा अजीब लगता है। करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी, बहुत बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी। तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहां थे, तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी। उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनती है दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में पीडीपी के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। इन्होंने कश्मीर में घर घर जाके ये कहा था कि जो हमारे जेलों में कैदी हैं हम उनको वापस लाएंगे, अगर वापस नहीं ला सके तो हम उनके केस खुद लड़ेंगे। मगर कुछ नहीं किया। हमने कोशिश की, आखिरकार जब सारे दरवाजे बंद हुए, होम मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, डीजी को लिखा, तो हमें अदालत जाना पड़ा। क्योंकि मैंने देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, एक फैमिली है, उसके घर में बाप उसका अंधा है जो कैदी बंद है, उनके घर में कोई गुजारा नहीं। जवान बहनें जिनका एक भाई वो पिछले 7-8 साल से जेल में बंद है, और कोई उनका जुर्म भी अभी तक साबित नहीं हुआ। तो हम मजबूर होके अदालत चले गए, हम मजबूर होके असेंबली में रेजोल्यूशन लाते हैं, हम बिल लाते हैं। तो जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनको आज कहते हैं मीटर नहीं लगाओगे तो आप बिजली चोर हो। जिनको इन्होंने कहा था कि जो सरकारी जमीनों में 20-30 साल से लोग रह रहे हैं, उन्होंने छोटे घर बनाए हुए हैं, तो उनको हम मालिकाना हुकूक देंगे, आज उनको कहते हैं कि आप लैंड ग्रैबर हो, आप जमीन चोर हो। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी नाकामी होने के बावजूद जो है, 1 साल पूरे हर महाज पे फेल होने के बावजूद
कब तक उमर साहब दुनिया में हर जगह प्रोपागंडा पीडीपी बीजेपी करेंगे? जहां तक लैंड ग्रैबिंग का सवाल है, जब यहाँ सैलाब आया था मैं गई थी, मैंने देखा यहाँ लोगों ने नालों के अंदर, यहाँ मैं गई थी सिटी में, वो कौन सा लैंड ग्रैबर है जो नाले में 5 मरले 6 मरले पे अपना कोठा खड़ा करेगा जिसको दरिया ने बहा के लिए? लैंड ग्रैबिंग अगर आपको देखनी है, उमर साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने बिल लाया वो भी आपकी एश्योरेंस पे लाया कि जब आपने कहा हमें वोट दो, आप जो प्रो पीपल बिल लाओगे राज्यसभा में, हमने वोट दिया, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो डेली वेजर का बिल था, चाहे वो लैंड का ओनरशिप का बिल था। अगर आपने वाकई उमर साहब लैंड ग्रैबिंग की बात करनी है तो बटंडी में जंगल की जो लैंड है उस लिस्ट में किसका नाम था? उनको बताना चाहिए लोगों को। जंगल की जो लैंड ग्रैबिंग हुई, जो जमीनी कब्जा जंगल में हुआ, उसमें किसका नाम था? किसने वहां लैंड ग्रैब की है? किसने जंगल की जमीन में मकान बनाया है? अगर लैंड ग्रैबिंग, गरीब क्या लैंड ग्रैब करेगा? गरीब 4 मरले 5 मरले 10 मरले मकान बनाता है। अगर आपको लैंड ग्रैबिंग देखनी है तो गुपकार रोड में देख लीजिए, जो सरकारी जमीन है, जो कस्टोडियन की जमीन है, जो 2 कनाल 3 कनाल में शुरू होगी 75-76 जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, शुरू होगी 3-4 कनाल से आज 100 कनाल तक पहुंची है वो लैंड। तो यहाँ के लोगों को बजाय इसके कि आप उनको किसी किस्म का आराम दें, उनको बिजली चोर बुलाना, क्योंकि वो कहते हैं मीटर मत लगाओ, हमारे फ्री बिजली दो, वो कहते हैं, वो आप उनको कहते हो कि आप जमीन चोर हो, क्योंकि गरीब लोग कहते हैं कि अगर मेरा 2 मरले 10 मरले पे मकान है मुझे हुकूक दो। तो मैंने सोचा कि आप पे इस पे बात करूं कि आज उमर साहब इतने बड़गाम जाते हुए इतने ज्यादा वो बौखला गए हैं कि वो, मतलब कहते हैं ना, एक मुर्दा जानवर का दूध पीना बार बार, जो विपिंग द डेड हॉर्स। कब तक वो पीडीपी बीजेपी करते रहेंगे? आखिरकार उनको अपनी साल की कारकर्दगी बतानी चाहिए। आज तो पीडीपी बीजेपी सरकार में नहीं है, 10 साल 12 साल हो गए उसको। आज उन्होंने इस 1 साल में क्या किया? आज तो वो मतलब जगह जगह गली गली जाके वहां जब लोग सवाल करते हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों, मतलब इतना ताज्जुब की बात है। एक वजीर आला जो पिछले 1 हफ्ते से लेके अपने 30, 35, 40 एमएलए लेके बड़गाम में डेरा लगाए हुए हैं, क्योंकि 1 सीट का सवाल है, सरकार नहीं बनानी पर 1 सीट का सवाल है। उस 1 सीट के लिए एक एक घर घर में उनके एमएलए इस वक्त जा रहे हैं, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर 1 साल में उनको 1 दिन टाइम नहीं मिला बड़गाम जाके लोगों का हाल पूछो, उनसे बताऊं कि भाई मैंने आपकी सीट छोड़ दी, मगर मैं फिर भी मैं आपका एमएलए हूं, मैं आपका वजीर आला हूं। तो आज जब जवाब नहीं मिलता है तो पीडीपी के इल्जाम लगाते हैं। तो मैंने यही बात आपसे कर दी थी। मुझे मेरा सवाल आपसे है, हाल ही में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में सीएम कहते हैं कि टर्मिनेशन की प्रक्रिया है, जो बर्खास्तगी होती है एम्प्लॉयज की, उसमें पहला सिग्नेचर महबूबा मुफ्ती का था, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर थे और उस समय पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। तो आपको क्या लगा? नहीं, तो उमर साहब ने उसको क्या किया? उमर साहब ने इस वक्त तो कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, ये कहते हैं कि कोई मिलिटेंसी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है एम्प्लॉयज टर्मिनेट हो रहे हैं। तो मुझे बताइए तब उमर साहब ने क्या किया? उन्होंने शोर उठाया, उन्होंने मुझसे पूछा, उनको मुझसे पूछते तो मैं उनको सबूत भी दे देती हूँ उस वक्त। आज तो कोई सबूत नहीं है, आज तो जस्ट जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर एक ही है, वो ऑर्डर निकालते हैं और उमर साहब चूं तक नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। अगर उमर साहब में हिम्मत है तो बात करें ना, वो अपने एडवाइजर जिनको बनाना है उसके लिए तो एलजी साहब के साथ वो रोज झगड़ा करते हैं कि भाई इनको मिनिस्ट्रियल स्टेटस देना चाहिए। ट्रांसफर, छोटी छोटी ट्रांसफर के लिए झगड़ा करते हैं कि मैं ट्रांसफर करूंगा, एलजी ऑफिस नहीं करेगा, उसके लिए लड़ते हैं। तो ये जो मुलाजिम निकाले गए हैं इनके लिए भी लड़ना चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती ने किसी को टर्मिनेट किया है तो उसमें वजह रही होगी, मगर आज कौन सी वजह है? और क्या उमर साहब ने उस वक्त मुझसे सवाल किया आप ऐसा क्यों कर रही हो? एक मिनट जी। महबूबा मुफ्ती जी, एक इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बार बार लगाया जाता है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बात पीडीपी भी कहती है और स्वयं आप भी कहती हैं, उस पर आपका क्या जवाब? मैंने कहा ना, इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। कोई मुर्दा जब कोई हो जानवर चला जाए तो उसका दूध होते रहते हैं, ये एक ही बात कहते रहते हैं।
इनको पूछिए कि आपने कहा था मैं स्मार्ट मीटर नहीं लगाऊंगा, फ्री बिजली दूंगा, कहाँ है? आपने कहा था 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा, कहाँ है? आपने कहा था प्रिजनर्स को वापस लाऊंगा, कहाँ है? आपने कहा था मैं टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज का रोकूंगा, कहाँ है? आपने कहा था 12 गैस सिलेंडर साल के फ्री दूंगा, कहाँ है? 10 किलो राशन फ्री दूंगा, कहाँ है? करप्शन खत्म करूंगा। आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा इस वक्त माइनिंग और दूसरे में जितनी करप्शन आज हो रही है ओवरऑल, शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी करप्शन नहीं, तो क्या किया इन्होंने? उमर साहब का कहना है कि डिस्ट्रक्शन की जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई तब से शुरू हुई। उसमें कुछ चीजें उन्होंने गिनाई कि जीएसटी की शुरुआत आपने की, सीपीसी एक्ट 2002 आप लोगों ने उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और 2016 की अनरेस्ट जो है वो आप लोगों की थी। और 2010 में जो मसिल में फेक एनकाउंटर हुआ, शुपियन में रेप और मर्डर हो गया 2 लेडीज का, उसके बाद 2010 का अनरेस्ट हुआ, उसके जिम्मेदार कौन थे? अफजल गुरु की फांसी का जिम्मेदार कौन था? महबूबा मुफ्ती में तो कोई फेक एनकाउंटर नहीं हुआ मेरे टाइम में तो कोई खुदा ना खास्ता एक बच्ची के साथ जाती होगी तो मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए, तो उमर साहब ने क्या किया? अगर आप इफ यू कीप ऑन बीटिंग द डेड हॉर्स, क्योंकि अगर उमर साहब के पास आज अपने 1 साल की कारकर्दगी के लिए कुछ कहने के लिए होता, उन्होंने कुछ किया होता, तो उनको महबूबा मुफ्ती का सहारा नहीं लेना पड़ता, पीडीपी का सहारा नहीं लेना पड़ता। नगरोटा में स्पीच के दौरान उमर अब्दुल्ला साहब ने अवाम से कहा कि आप जो वोट देंगे वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी के लिए देंगे, सरकार बनाने के लिए। आपको नहीं लगता ये बड़ा रीजन है अवाम से वोट मांगने का? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि उमर साहब जिस तरह पिछले 1 साल में उन्होंने सरकार चलाई, नाकाम हो गए हैं, हर इशू पे खामोशी इख्तियार करते हैं, हर इशू में वो कहते हैं अपनी जो उनको अपने काम करने होते हैं वो करते हैं, मगर जो लोगों के काम है उसमें कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो इसमें इस वक्त उमर साहब बड़गाम का माहौल देख के, क्योंकि अगर आप देखेंगे बड़गाम में लोगों की जबान पे एक ही बात है कि आप 1 साल कहाँ रहे उमर साहब? हमारी मुफ्त बिजली कहाँ है? हमारे मुफ्त गैस सिलेंडर कहाँ है? हमारे रोजगारों का, नौजवानों का रोजगार कहाँ है? तो आप वो थ्रेटनिंग करते हैं, यानी धमकी देते हैं कि अगर आपने सरकार के कैंडिडेट को वोट नहीं डाला तो फिर आप क्या करोगे? हम सरकार में हैं। तो लोग कहते हैं आप तो सरकार में 1 साल से हो, आपने कौन सा भला किया हमारा जो आप कहते हो ये सीट भी हमारी झोली में डाल दो? क्योंकि बड़गाम के लोग भी उनको कहते हैं आप 1 साल से एमएलए नहीं चीफ मिनिस्टर हो। तो चीफ मिनिस्टर बन के जब आपने हमारा भला नहीं किया तो आज आप कहते हो आप हमारे एमएलए को वोट दो, फिर वो मिनिस्टर बनेगा, तो वो क्या कमाल करेगा? दैट मींस उमर अब्दुल्ला इज थ्रेटनिंग, वो धमकी दे रहे हैं, सरकार को एक वेपन बना के, एक हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको वोट नहीं दिया, हम सरकार में हम पता नहीं क्या करेंगे। महबूबा जी, बिहार के इलेक्शन से बिहार के इलेक्शन आपसे रहेगा कि सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड नहीं मिल रही या स्टेटहुड नहीं है तो उसका कारण आप है। दूसरा आपने इल्जाम लगाया था सीएम उमर अब्दुल्ला पर कि वो दिल्ली जाते हैं, भाजपा से मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट में उसको जवाब भी दिया है कि हमारा भाजपा के साथ कोई अलायंस नहीं है। देखिए, बात यह है कि उमर साहब को पीडीपी का भूत सवार हो गया है। उमर साहब को मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई जमात जो उनका बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकती है और प्रूव भी किया है वो पीडीपी, इसलिए उनको दाएं बाएं ऊपर नीचे पीडीपी के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। नहीं तो हमारे पास 3 एमएलए हैं, असेंबली में हमारे रेजोल्यूशन, हमारे बिल्स वही चलता है और तो कुछ नहीं चलता है। हमने लाया लैंड का बिल, हमने लाया कि फीस माफ होनी चाहिए, 1 टाइम माफ होनी चाहिए गरीब लोगों की फीस, हमने लाया डेली वेजेस का बिल, वक्फ पे हमने बिल लाया। तो सब कुछ तो पीडीपी 3 एमएलए लेके करती है, तो 3 एमएलए से इतना डर लगता है, वो सोचते हैं अगर चौथा भी आ गया तो फिर क्या करेंगे। इसलिए महबूबा जी, से कहा जा रहा है कि 2024 में उमर अब्दुल्ला वर्सेस दिल्ली टू सीक एन अलायंस, अब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। आपको लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है। राणा साहब, अगर आप याद करेंगे, जो राणा साहब जो चले गए दुनिया से, उन्होंने कई बार जिक्र किया कि 2014 में वो और उमर साहब कई बार जो उस वक्त अमित शाह साहब होम मिनिस्टर नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे, कि उनके पास चले गए मिलने के लिए कि भाई हम रेडी हैं, आप जो कहोगे। ये राणा साहब के अल्फाज है, मैं इसमें खुद मैं नहीं जानती। मगर 370 खत्म करने से पहले 2 दिन पहले फारूक साहब, उमर साहब और जो इनके मेंबर पार्लियामेंट मोदी जी से मिले, वहां क्या बात हुई अल्लाह ताला जानता है।
اس لیے ان کا آپس میں کیا قسم سے تانا بانا ہے کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں. مگر اگر 1 سال کی آپ کارکردگی دیکھیں عمر صاحب کی, جو چیزیں بی جے پی نے 2019 سے امپلیمنٹ کی وہ آج بھی چالو ہے اور عمر صاحب بات نہیں کرتے ان کی. ویجز کا جو مسئلہ ہے وہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس سالو کر پائے گی, کیونکہ وہ بار بار کہتی ہے کہ ہم نے لگایا ہے اور پکا بھی ہم ہی کریں گے, پر آج تک ڈیلی ویجز کی بات نہیں کی جا رہی. دیکھیے ڈیلی ویجز کا جہاں تک سوال ہے, میں نے اپنے وقت میں ان کا بایو میٹرک کروایا تھا. ہم نے 520 520 520 1 لاکھ لوگ ڈیلی ویجر رجسٹر, اس وقت میرے خیال میں کوئی لاکھ کے قریب ڈیلی ویجر رجسٹر بھی کیے تھے, پھر سرکار گر گئی. میں انسانیت کے ناطے پہ ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ آپ نے دیکھا یہ جو غریب سے غریب تر ڈیلی ویجر تو بڑے آدمی کا بچہ تو نہیں بنتا یا بچی نہیں بنتی, یہ بہت غریب ہوتے ہیں, چاہے پی ایچ ای ہو, اسٹیٹس ہو, RNB ہو, ہیلتھ میں دیکھا ہوگا آپ نے, یا اسکول میں دیکھا بہت ہی بوڑھی عورتیں ابھی بھی کھانا پکاتی ہیں, جھاڑو لگاتی ہیں اور ڈیلی ویجر ہیں. تو انسانیت کے ناطے پہ ہم نے ان کے لیے ایک بل لایا تھا کہ بھائی ان کو آپ ریگولرائز کر لیجئے, مگر اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا. یہ ایک انسانی ایشو ہے. میری گزارش بھی ہوگی عمر عبداللہ صاحب سے کہ آپ ان کو, اگر آپ نیا SRO نہیں لانا چاہتے ہیں, ہم نے جو SRO لایا تھا اسی کے تحت آپ ان کو ریگولرائز کریں. محبوبہ جی بہار الیکشنز میں محبوبہ جی بہار کے الیکشنز میں اب گرم کے ساتھ ملیٹنسی بھی آ گئی, اور گری راج سنگھ نے یہ بیان دیا ہے کہ جتنے بھی ملیٹنٹ مارے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں وہ ایک ہی دھرم کے کیوں ہوتے ہیں, اور انہوں نے ساتھ میں اس کا پہلگام کا بھی ریفرنس دیا ہے کہ پہلگام میں جس طرح سے جو کچھ ہوا وہ بھی ایک دھرم اور اس کے مقصد سے جڑا ہوا تھا. کیا کہیں گے؟ گاندھی جی کو کس نے مارا تھا؟ 1 منٹ, گاندھی جی کو کس نے مارا تھا؟ اندرا جی کو کس نے مارا؟ راجیو گاندھی جی کو کس نے مارا؟ مجھے بتائیے وہ کون تھے؟ اور آج بھی گاندھی جی کے فوٹو کو کون سی سب سے بڑی جو ٹیررسٹ ہے گولی مارتی ہے, جو پارلیمنٹ میں پہنچی؟ یہ گری راج جی کو میری طرف سے اس سے جب جواب دیں گے وہ کون تھا, ان کا نام کیا تھا, اس کے بعد وہ بات کریں گے. آپ نے کہا کہ فارسٹ لینڈ پر قبضہ جو ہے وہ کئی سارے ہوئے ہیں, وہیں کیا لگتا ہے کہ بٹھنڈی میں کسی ایکس منسٹر نے جو ہے وہ اس پر قبضہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے عمر صاحب نے جب ہم نے وہ بل لایا, ہم نے کہا جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, 20-30 سال سے کہیں انہوں نے 2 کمرے کمرہ بنایا ہے, ان کو مالکانہ حقوق دے دیجیے جو یہاں کے اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں. تو عمر صاحب نے کہا میں لینڈ گریبرز یعنی زمین چوروں کو زمین نہیں دوں گا. مگر زمین چوری کی سب سے بڑی مثال آپ کو بٹنڈی میں ملے گی, جس میں ان کے بھی اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. فاروق صاحب نے جو مکان بنایا تھا اس کا بھی نام ہے. آپ دیکھیے گپکا روڈ, جب اندرا شیخ ایکارڈ ہوا تو لگتا تھا لوگوں کو پتہ نہیں اب کتنے بڑے بڑے کام ہوں گے. جو سب سے بڑا کام اس وقت کے چیف منسٹر نے کیا, گپکا روڈ کشمیر کی سب سے بڑی زمین مانی جاتی ہے. اس میں کسٹوڈین لینڈ تھا, گورنمنٹ لینڈ تھا, میرے خیال میں 1 روپے 1 کنال لیز کر دیا اپنی فیملی کو. اور اگر اس وقت وہ 4 کنال یا 5 کنال تھی, اس وقت وہ لینڈ 100 کنال ان کے پاس ہے. تو اب بتائیے لینڈ گرابر کون ہے سب سے بڑا؟ محبوبہ جی ایک سوال کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ سبھی ریجنل پارٹیز چاہے وہ جموں کشمیر کی ہو یا کشمیر کی ہو, آپ سب جو ہے وہ کیندر سرکار کی نیتیوں پر ہمیشہ جو ہے سوال کھڑا کرتے ہیں. آج تو میں نے سارے سوال عمر عبداللہ کی سرکار پہ کیا. میں ایک سوال میم آپ سے کرنا یہ ضرور چاہوں گا کہ اگر کل کو جس طرح کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی فار ایور کوئی دشمن نہیں ہوتا, کوئی دوست نہیں ہوتا, جس طرح آج عمر عبداللہ پر یا نیشنل کانفرنس پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ الائنس جو ہے کی جاتی ہے, الائنس آپ کا بھی تھا, لیکن جب بھی جموں کشمیر میں سرکار بنتی ہے وہ کشمیر اور جموں کشمیر دونوں کو دیکھ کر جو ہے چناؤ میں جو جیتا ہے اس کی سرکار بنتی ہے. بنا کشمیر کے ریجنل پارٹیز کے ووٹنگ کی وننگ کی وجہ سے جموں کی سرکار نہیں بن سکتی. تو کیندر کی جو نیتی ہے, کیا ان فیوچر کبھی آپ کو اگر دوبارہ موقع ملتا ہے PDP کو کیندر کے ساتھ سرکار اگر مل کر جو ہے بنانے کا بی جے پی کے ساتھ, کیا آپ اس کا ساتھ دوبارہ چاہیں گی کہ بی جے پی؟ یہ کیا سوال ہو گیا اتنا آپ نے وہ باندھی. میرے خیال میں کہ ابھی جو جموں کشمیر کے ساتھ جو بی جے پی نے کیا, ہم نے بی جے پی سے سرکار بنائی تھی اور ہم نے روکا ان کو 3 سال 370 ختم کرنے سے. ہم نے 12,000 نوجوانوں کے FIR واپس کیے, ہم نے سیز فائر کرائے, ہم نے 2 منسٹر ڈراپ کیے. یعنی میں نے اپنا ایجنڈا چلایا, PDP کا ایجنڈا چلایا, سارے بی جے پی کے بڑے بڑے منسٹر, ارون جیٹلی جی کو لے کے راجناتھ سنگھ کو اور منسٹر حریت کے دروازے پہ گئے کہ ہم سے بات کرو. یہ ہماری اس وقت کی الائنس تھی.
तो आपको लगता है ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो आप लोग जो बात कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, बिना बीजेपी सत्ता में आए हुए आप लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे पाएगी? मैं पूर्ण दर्जे की राजधानी की बात ही मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढो। जम्मू कश्मीर को आपने पिंजरे में बंद करा है, इसको हर तरफ से खोलो, चित्तगढ़ का रास्ता खोलो, करगिल अस्करदू खोलो, जम्मू को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया बनाओ, फिर कश्मीर जाओ, फिर यहाँ करगिल से, फिर लेह से, ताकि जम्मू कश्मीर सांस ले सके, खुल के जी सके और तरक्की कर सके। ये मेरा कहना है।